जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 5 के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। बहुत इजी सा चैप्टर है, अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो शुरू करते हैं। दुनिया भर में 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ हैं। मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ का मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो कि बायोडाइवर्सिटी के मामले में बेहद रिच हैं। उनमें से एक है हमारी कंट्री इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं और प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया की वर्ल्ड में रैंक है 10th और एशिया में रैंक है 4th। इंडिया में लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स देखने को मिलते हैं एंड दे अकाउंट फॉर 6% इन दी वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के अलावा हमारी कंट्री में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे फर्न्स हैं, एल्गी है, फंगाई है। इनफैक्ट इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीशीज़ मिलती हैं और रिच वैरायटी ऑफ फिशेस देखने को मिलती हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारी कंट्री हाईली बायोडाइवर्स है। फिर बात की गई है नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? बहुत सिंपल, ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली, जो कि खुद से ग्रो हुई हो विदाउट एनी ह्यूमन एड, और जिसको ह्यूमंस ने एक लंबे टाइम से छेड़ा ना हो, डिस्टर्ब ना किया हो, उसे बुलाया जाता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो कि खुद से, जो कि नेचुरली ग्रो हुई हो विदाउट एनी ह्यूमन एड, और जिसको ह्यूमंस ने एक लंबे टाइम से छेड़ा ना हो, डिस्टर्ब ना किया हो, उसको बुलाया जाता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। और इसका एक मतलब ये भी है कि ये जो हम एग्रीकल्चर करते हैं, ये जो हम क्रॉप्स का, फ्रूट्स का कल्टीवेशन करते हैं, इसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहा जा सकता, बिकॉज एग्रीकल्चर ह्यूमन एड से होता है, बिकॉज कल्टीवेशन ह्यूमन एड से होता है। और नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट एनी ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर डू यू नो में बातचीत की गई है दो टर्म्स के बारे में। एक टर्म है एंडेमिक स्पीशीज़ या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज़, और दूसरा टर्म है एग्जॉटिक स्पीशीज़। इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, मान लेते हैं कि कोई कंट्री है ए। इस ए कंट्री में ओरिजिनली हमेशा से जो भी स्पीशीज़ मिलती रही हैं उनको बुलाया जाएगा एंडेमिक स्पीशीज़ या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज़। दूसरा टर्म है एग्जॉटिक स्पीशीज़। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं कि कोई स्पीशीज़ ऐसी है जो कि ए कंट्री में ओरिजिनली नहीं मिलती थी, इसको कहीं बाहर से लाया गया इस ए कंट्री में, तो ए कंट्री के लिए इस स्पीशीज़ को बुलाया जाएगा एग्जॉटिक स्पीशीज़। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन जो है वो ओरिजिनली इंडिया में मिलता रहा है। इंडिया इज़ द होम फॉर कॉटन, तो कॉटन इंडिया के लिए एंडेमिक है, इंडिजीनियस है। लेकिन बात अगर की जाए कॉफ़ी के बारे में, तो कॉफ़ी को इंडिया में बाहर से लाया गया, तो कॉफ़ी हमारे लिए एग्जॉटिक है। बहुत सिंपल, ऐसी स्पीशीज़ जो कि ओरिजिनली किसी कंट्री में मिलती हैं, उन स्पीशीज़ को उस कंट्री में एंडेमिक बुलाया जाता है, इंडिजीनियस बुलाया जाता है। और ऐसी स्पीशीज़ जिनको बाहर से लाया जाए उनको बुलाया जाता है एग्जॉटिक स्पीशीज़। दो टर्म्स आपने सुने होंगे, एक होता है फ्लोरा और दूसरा होता है फोना। इन दोनों का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको डिनोट करने के लिए कॉमन टर्म है फ्लोरा, और जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ हैं उनको डिनोट करने के लिए कॉमन टर्म है फोना। बहुत सिंपल सी बातचीत है, एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। दुनिया भर में कितनी मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ हैं? 12 हैं, जिनमें से एक है इंडिया। फैक्ट्स की अगर बात करें तो इंडिया में लगभग 47,000 प्लांट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, और प्लांट डाइवर्सिटी के मामले में वर्ल्ड में इंडिया की रैंक है 10th और एशिया में इंडिया की रैंक है 4th। इंडिया में लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स मिलते हैं। इंडिया में लगभग 90,000 एनिमल स्पीशीज़ मिलती हैं, मतलब हाईली बायोडाइवर्स है हमारी कंट्री। फिर नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? एक ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो हुई हो विदाउट एनी ह्यूमन एड, और जिसको ह्यूमंस ने एक लंबे टाइम से छेड़ा ना हो, उसको बोल देते हैं नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। डू यू नो में दो टर्म्स की बात की गई। एक टर्म है एंडेमिक स्पीशीज़ या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज़। इसका मतलब क्या है? ऐसी स्पीशीज़ जो कि ओरिजिनली किसी कंट्री में मिलती रही हैं उनको उस कंट्री में बुलाया जाएगा एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज़, और ऐसी स्पीशीज़ जिनको बाहर से लाया गया हो उनको बुलाया जाता है एग्जॉटिक स्पीशीज़। फ्लोरा का मतलब क्या होता है?
प्लांट स्पीशीज के लिए कॉमन टर्म है फ्लोरा और एनिमल स्पीशीज के लिए कॉमन टर्म है फौना। और ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। इसके बाद बात की गई है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन के बारे में, और हमारे कंट्री में वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं। इन टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस को फॉलोइंग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन सभी फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट में अपन देख लेते हैं। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? ऐसे एरियाज में जहाँ पे एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर एंड ड्राई सीजन इज शॉर्ट ड्राई सीजन हो और एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वार्म और वेट रीजन्स में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ट्रीज की ऑन एन एवरेज हाइट होती है 60 मीटर या उससे ज़्यादा, मतलब खूब लंबे लंबे पेड़ होते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एक खास बात यह है कि ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसके ट्रीज किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, अपने लीव्स को नहीं गिराते हैं, मतलब पतझड़ नहीं होता है, हरियाली पूरी साल देखने को मिलती है। जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं उनके नाम क्या है? इवोनी नाम का एक पेड़ है, आपने सुना होगा, वो मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। इसके अलावा महोगनी नाम का एक पेड़ है, वो भी मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। फिर रोजवुड नाम का एक पेड़ है, वो भी मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स में अरेबियन सी ब्रांच खूब सारी बारिश करती है, तो वेस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमारे आइलैंड्स पे, बिकॉज आइलैंड्स पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। आसाम के अपर पार्ट्स में, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम में, बिकॉज वहाँ पे बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो खूब सारी बारिश करती है। और फाइनली तमिलनाडु के कोस्ट पे, और तमिलनाडु के कोस्ट पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स खूब सारी बारिश करती हैं। और ये बेसिक बातचीत हो गई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में, और यही सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, फटाफट से अपन देख लेते हैं। देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? हैवी रेनफॉल वाले एरियाज में मिलते हैं। हमारे कंट्री में वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, आइलैंड्स पे मिलते हैं, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम में मिलते हैं और तमिलनाडु के कोस्ट पे मिलते हैं। ऐसे एरियाज में जहाँ पे एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर और जहाँ पे शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, वहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऑन एन एवरेज ट्रीज की हाइट कितनी होती है? 60 मीटर या उससे ज़्यादा। और ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये वार्म और वेट रीजन्स में मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे हर एक काइंड की वेजिटेशन देखने को मिल जाती है। जैसे लंबे लंबे ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, बीच के से श्रब्स देखने को मिल जाएंगे, क्रीपर्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब एक तरीके से मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। सबसे खास बात क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, पतझड़ नहीं होता है, पूरे साल हरियाली देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्लांट्स कौन से हैं, ट्रीज कौन से हैं इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के? इवोनी है, महोगनी है, रोजवुड है, रबर है, सिंकोना है। कॉमनली जो एनिमल्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं उनके नाम क्या है? एलिफेंट है, मंकी है, लेमूर है, डियर है। वन हॉर्न्ड राइनो जो है वो असम और वेस्ट बंगाल के जंगल्स में देखने को मिल जाता है, और इसको याद रखना कहीं काम आ जाए। वन हॉर्न्ड राइनो जो है वो असम और वेस्ट बंगाल के ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। प्लांट्स के अलावा, ट्रीज़ के अलावा, एनिमल्स के अलावा बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे बैट्स, बहुत सारे स्कॉर्पियंस, बहुत सारे इंसेक्ट्स इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल तौर पे अगर बोला जाए तो इसको अपनी कॉपी में लिखो, इसको रिवाइज करो, यही कंटेंट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ऐसे एरियाज जहाँ पे रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, ऐसे एरियाज जहाँ पे ड्राई सीजन इज शॉर्ट, वहाँ मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रीज़ की ऑन एन एवरेज हाइट होती है 60 मीटर या उससे ज़्यादा। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ट्रीज़ अपने लीव्स को शेड नहीं करते हैं, पतझड़ नहीं होता है, हरियाली बनी रहती है। हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट्स पे, आइलैंड्स पे, अपर पार्ट ऑफ असम में और तमिलनाडु के कोस्ट पे।
फिर इसके बाद बात आती है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है, सबसे ज़्यादा मिलने वाले फॉरेस्ट इंडिया में कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट बुलाया जाता है। और ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ये उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ख़ास बात यह है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो समर्स के दौरान 6 से 8 हफ्ते के लिए अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, मतलब पतझड़ हो जाता है, हरियाली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है इन 6 से 8 हफ्तों के लिए। और ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है। और फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है? एक कैटेगरी को बुलाया जाता है मॉइस्ट डेसिडियस और दूसरी कैटेगरी को बुलाया जाता है ड्राई डेसिडियस। और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे। मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और ड्राई डेसिडियस कहाँ पर होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ये जो मॉइस्ट डेसिडियस हैं वो हमारे कंट्री के ईस्टर्न पार्ट पे देखने को मिलते हैं। ये जो ड्राई डेसिडियस हैं ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्री मिलता है इन डेसिडियस फॉरेस्ट में वो है टीक। सबसे इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑफ ट्री या प्लांट जो कि देखने को मिलता है इन डेसिडियस फॉरेस्ट में वो है टीक। टीक के अलावा बैम्बू भी होता है, साल भी होता है, नीम भी होता है, पीपल भी होता है। बहुत बेसिक सी बातचीत। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है इनको। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वाले रीजन्स में ये ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। और समर्स के दौरान 6 से 8 हफ्ते ऐसे आते हैं जब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जितने भी ट्रीज़ हैं वो अपने पत्तियों को शेड कर देते हैं, मतलब पतझड़ हो जाता है। दो में क्लासिफाई किया गया इनको, एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस और दूसरे होते हैं ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस बेसिकली वो वाली फॉरेस्ट जहाँ पे रेन होती है 200 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। और ड्राई डेसिडियस उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पे रेन होती है लगभग 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में। और यही सब कुछ लिखा हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। क्या है? मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज अ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी बुलाया जाता है। कौन से रीजन्स में मिलते हैं? ऐसे रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल इज बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। और ख़ास बात यह है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ हैं वो समर्स के दौरान 6 से 8 हफ्ते के लिए अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, पतझड़ हो जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे इनको दो में क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस और दूसरे होते हैं ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस कौन से एरियाज़ में होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल इज़ बिटवीन 200 टू 100 सेंटीमीटर। और ये हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं? ईस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हिमालयाज़ के फुटहिल्स पे ये मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। झारखंड में मिलते हैं, वेस्ट उड़ीसा में मिलते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलते हैं और वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न स्लोप्स पर मिलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, देखो होता क्या है, ये हैं वेस्टर्न घाट्स, इधर से आती हैं अरेबियन सी ब्रांच, तो यहाँ पे खूब सारी बारिश करती है और यहाँ पे मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लेकिन ये जो वेस्टर्न घाट्स के ईस्टर्न साइड है, ये वाली साइड, यहाँ पे उतनी बारिश नहीं होती है और यहाँ पे मिलते हैं मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। टीक जो है वो सबसे डोमिनेंट स्पीशीज़ है इस फॉरेस्ट की। टीक के अलावा बैम्बू मिलता है, साल मिलता है, शीशम मिलता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे पेड़ मिलते हैं। और दूसरा क्लासिफिकेशन है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं? ऐसे रीजन्स में जहाँ पे रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू पे मिलते हैं और बिहार और यूपी के प्लेन्स में भी मिल जाते हैं। लेकिन बिहार और यूपी में ज़्यादातर एरिया पे एग्रीकल्चर होता है, तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत कम मिलते हैं। और ये जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इनमें कौन से स्पीशीज़ मिलते हैं? टीक मिलता है, साल मिलता है, पीपल मिलता है, नीम का पेड़ मिलता है।
कॉमन एनिमल्स जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं उनके नाम क्या है? लायन है, टाइगर है, पिग है, डियर है, एलिफेंट है। उसके अलावा बहुत सारे लिजर्ड्स, स्नेक्स, टॉर्टोइस, इंसेक्ट्स वगैरह खूब सारे मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। फिर बात आती है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के बारे में। इस थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के बारे में भी अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। देखो थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं ये मिलते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर। रेनफॉल बेहद कम होती है, लेस देन 70 सेंटीमीटर होती है। अपन ये कह सकते हैं कि सेमी एरिड एरियाज में थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं। सेमी एरिड एरियाज हमारे कंट्री में कहाँ पर है? वेस्टर्न राजस्थान में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, यूपी के कुछ हिस्सों में, एमपी के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में। ये जो सेमी एरिड एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल इज़ लेस देन 70 सेंटीमीटर, वहाँ पे मिलते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। और ये जो थॉर्न फॉरेस्ट हैं इनमें ट्रीज़ कोई लंबे चौड़े वॉल्यूम में नहीं होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, मतलब दो चार जो पेड़ हैं वो लगे रहते हैं। और ख़ास बात यह है कि इन ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। क्यों होती हैं रूट्स लॉन्ग? बिकॉज ज़मीन में पानी नहीं है, तो पानी को ढूंढते ढूंढते इनकी जो रूट्स हैं वो अर्थ के अंदर बहुत डीप तक चली जाती हैं। और ये जो हैं ये सेक्युलेंट प्लांट्स होते हैं। सेक्युलेंट का मतलब कि थिक होते हैं। और थिक क्यों होते हैं? ताकि मॉइस्चर एस्केप ना कर जाए। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो भी थिक होती हैं। थिक क्यों होती हैं? ताकि इवेपोरेशन के थ्रू मॉइस्चर एस्केप ना कर जाए। पानी की कमी है, मॉइस्चर को बचा के रखते हैं इन थॉर्न फॉरेस्ट के पेड़ जितने भी हैं। आमतौर पे यहाँ जो पेड़ मिलते हैं उनका एग्जाम्पल है कैक्टस, आपने सुना होगा, कैक्टाई यहाँ पे खूब मिलता है, अकाकाई यहाँ पे खूब मिलता है, फिर पाम वगैरह भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल जाता है। और यही बेसिक बातचीत लिखी हुई है टेक्स्ट में, देख लेते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ मिलता है? ऐसे एरियाज में जहाँ पे रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो थॉर्नी होती है, मतलब पेड़ों में कांटे होते हैं, यहाँ जितने भी पेड़ होते हैं उनमें। फिर ये हमारे कंट्री में कहाँ मिलते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं। सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात में मिल जाएंगे, राजस्थान में मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ के सेमी एरिड एरियाज में मिल जाएंगे, यूपी और हरियाणा के सेमी एरिड एरियाज में मिल जाएंगे। जो प्लांट्स देखने को मिलते हैं उनमें अकाकाई है, पाम है, कैक्टाई है। और जो ट्रीज़ होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, दो चार लगे होते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो लॉन्ग होती हैं, बिकॉज पानी की कमी है तो ज़मीन के बहुत अंदर तक चली जाती हैं मॉइस्चर को लेने के लिए, पानी को लेने के लिए। स्टेम्स जो होते हैं वो सेक्युलेंट होते हैं, मतलब मॉइस्चर एस्केप ना हो जाए तो ये थिक होते हैं। लीव्स जो होती हैं वो भी थिक होती हैं ताकि एवापोरेशन के थ्रू मॉइस्चर एस्केप ना हो जाए, पानी को बचाया जा रहा है। कॉमन एनिमल्स जो मिलते हैं इन थॉर्न फॉरेस्ट में वो कौन से हैं? रेट्स है, माइस है, फॉक्स है, वाइल्ड एस है, लायन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है वो कैमल है, हॉर्सेस भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत सिंपल, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो अपन ने शॉर्ट में लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में लिखो, इसको रिवाइज करो, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा इन फॉरेस्ट का। फिर बात आती है मॉन्टेन फॉरेस्ट के बारे में। और मॉन्टेन फॉरेस्ट का मतलब है माउंटेन्स के ऊपर जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको बुलाया जाता है मॉन्टेन फॉरेस्ट। और अपने को ये पता है कि माउंटेन्स के ऊपर हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाता है। अगर हॉरिजॉन्टली पैटर्न देखें तो मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। अब 0 डिग्री इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वेजिटेशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। इक्वेटर पे तो देखने को मिलती है ट्रॉपिकल वेजिटेशन, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो पोल्स पे अपने को देखने को मिलती है टुंड्रा वेजिटेशन। इक्वेटर पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और पोल्स पे देखने को मिलती है टुंड्रा वेजिटेशन। वैसे ही जब अपन माउंटेन्स की बात करते हैं तो माउंटेन्स पे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और इस टेम्परेचर के चेंज की वजह से जो वेजिटेशन है उसमें भी चेंज देखने को मिलता है। विद दी हाइट वेजिटेशन चेंज होती है ओवर दी माउंटेन्स, और इनको बोला जाता है मॉन्टेन फॉरेस्ट। इसका क्लासिफिकेशन क्या है? एक होता है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या होता है? वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। और ये वेट टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ देखने को मिलता है? माउंटेन्स में 1000 से 2000 मीटर की हाइट के बीच में देखने को मिलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। और ये जो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये एवरग्रीन होते हैं, इनमें पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं वो ब्रॉड होती हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा जाओगे, मतलब लगभग 1500 से 3000 मीटर की हाइट के बीच में देखने को मिलते हैं सिंपल टेम्परेट फॉरेस्ट। क्या देखने को मिलते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट विद कॉनीफेरस ट्रीज। कॉनीफेरस मतलब थोड़े कांटेदार जो पेड़ टाइप होते हैं वो, थॉर्न नहीं है लेकिन कांटेदार।
तो 1000 से लेकर 2000 मीटर की हाइट के बीच में मिलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, 1500 से 3000 मीटर की हाइट के बीच में मिलते हैं कॉनीफेरस ट्रीज वाले टेम्परेट फॉरेस्ट। ये बेसिकली हिमालयास के स्लोप पे हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये देखने को मिलेंगे। फिर इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो वहाँ आपको मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स। क्या देखने को मिलेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। 3000 मीटर से थोड़ा और ऊपर जाओगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। और जब टेम्परेट ग्रासलैंड्स खत्म होंगे तो सबसे टॉप पे देखने को मिलेंगे एल्पाइन वेजिटेशन। क्या देखने को मिलेगा? एल्पाइन वेजिटेशन। ये जो एल्पाइन वेजिटेशन है ये लगभग 3600 मीटर से ऊपर वाली हाइट पर देखने को मिलता है। और फिर एल्पाइन वेजिटेशन के बाद वहाँ पे देखने को मिलेंगे आगे चल के एल्पाइन ग्रासलैंड्स। मतलब एल्पाइन वेजिटेशन से भी अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो मिल जाएंगे एल्पाइन ग्रासलैंड्स। और फिर अल्टीमेटली एक लाइन आ जाएगी जहाँ पे स्नो जमना शुरू हो जाती है। तो जहाँ स्नो होगी वहाँ पे पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे, उससे नीचे नीचे ये पेड़ देखने को मिल रहे हैं। 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे देखने को मिलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। 1500 से 3000 मीटर की हाइट पे देखने को मिलते हैं कॉनीफेरस ट्रीज वाले टेम्परेट फॉरेस्ट। 3000 मीटर से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। 3600 मीटर की हाइट से ऊपर जाएंगे तो एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी। और उसके बाद थोड़ा सा एरिया एल्पाइन ग्रासलैंड्स का देखने को मिलेगा। और फिर स्नो लाइन शुरू हो जाएगी, वो लाइन जहाँ से स्नो के जमने की शुरुआत हो जाती है वो देखने को मिल जाएंगे। और वही सब कुछ लिखा हुआ है इस माउंटेन फॉरेस्ट में। फटाफट से अपन देख लेते हैं। इन माउंटेनियस एरियाज the decrease in temperature with increasing altitude leads to corresponding change in the natural vegetation। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमें देखने को मिलता है कि वेजिटेशन माउंटेन्स के ऊपर चेंज हो रही है। 1000 से लेके 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और ये जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं इनमें एवरग्रीन ब्रॉड लीफ के ट्रीज देखने को मिलते हैं, जैसे ओक्स हैं, जैसे चेस्टनट्स हैं। फिर 1500 से 3000 मीटर के बीच में जो टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं वो होते हैं कॉनीफेरस ट्रीज वाले टेम्परेट फॉरेस्ट, जैसे पाइन के पेड़ मिलेंगे, दियोदर के पेड़ मिलेंगे, सिल्वर फर के पेड़ देखने को मिलेंगे। और ये जो फॉरेस्ट हैं ये जनरली हिमालयास के सदर्न स्लोप्स पे देखने को मिलते हैं ऑन दी हायर ऑल्टीट्यूड्स। इससे भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। 3600 मीटर की हाइट से ऊपर जाएंगे तो वहाँ अपने को देखने को मिल जाएंगे एल्पाइन वेजिटेशन। क्या देखने को मिलेगा? एल्पाइन वेजिटेशन। 1500 से 3000 के बीच में अपने को क्या देखने को मिल रहा था? अपने को देखने को मिल रहा था टेम्परेट फॉरेस्ट विद कॉनीफेरस ट्रीज। थोड़ा सा और ऊपर गए तो अपने को क्या देखने को मिला? टेम्परेट ग्रासलैंड्स। 3600 मीटर से ऊपर चले गए तो क्या देखने को मिला? एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन वेजिटेशन में सिल्वर फर का पेड़ देखने को मिल जाए, जूनिफर्स मिल जाते हैं, पाइन्स मिल जाते हैं। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो थोड़ा और ऊपर जाके अपने को एल्पाइन ग्रासलैंड्स मिल जाएंगे। और फिर स्नो लाइन शुरू हो जाती है। मतलब स्नो लाइन के बाद तो स्नो जमी हुई होती है तो वहाँ पे पेड़ नहीं होता है। और ये जो हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं वहाँ पे बहुत सारी नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, जैसे गुज्जर्स रहते हैं। गुज्जर्स ये जम्मू वाले एरिया में खूब सारे गुज्जर्स रहते हैं। बकरवाल्स रहते हैं जम्मू वाले एरिया में हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, माउंटेन्स के स्लोप्स पे नोमैडिक ट्राइब्स जैसे गुज्जर्स रहते हैं, बकरवाल्स रहते हैं। हायर ऑल्टीट्यूड्स पे टुंड्रा वेजिटेशन भी देखने को मिल जाता है, जैसे मॉशेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे लाइकन्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं इनमें कॉमन एनिमल्स कौन से देखने को मिलते हैं? कश्मीर स्टेग एक तरीके का डियर होता है, स्पॉटेड डियर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वाइल्ड शिप यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैक रैबिट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तिब्बतियन एंटीलोप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जनरली वो वाले एनिमल्स जो कि कम टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और फाइनली बात आती है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में। मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं कोस्टल एरियाज़ में। टाइड्स के थ्रू जो कोस्ट फॉर्म होता है उस कोस्टल एरिया में मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। होता क्या है? पानी आता है जाता है, उसकी वजह से बहुत सारा मड, उसकी वजह से बहुत सारा सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है कोस्ट के पास, कोस्ट के ऊपर। और इसी एरिया में खूब डेंस फॉरेस्ट, डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो अपन ये समझ सकते हैं कि जितनी भी हमारी रिवर्स हैं उनके कोस्टल एरियाज़ में मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। जैसे गंगा का डेल्टा है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी का जो डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव के ट्रीज देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट गंगा ब्रह्मपुत्र का जो सुंदरवन डेल्टा है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का, वहाँ पे एक्सटेंसिव मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी ट्री मिलता है और ये जो सुंदरी ट्री है ये हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करता है। सुंदरी ट्री के अलावा पाम देखने को मिल जाता है, कोकोनट देखने को मिल जाता है,
क्योरा देखने को मिल जाता है और आगर देखने को मिल जाता है। मतलब ये वो इम्पॉर्टेंट पेड़ हैं जो कि इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरवन डेल्टा में खूब देखने को मिलता है। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा टर्टल्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, घड़ियाल्स हैं, स्नेक्स हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं वो इन फॉरेस्ट में देखने को मिल जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक लाइन में बोलें तो कोस्टल एरियाज में जो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं उनको अपन बोल देते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ डब्बे में बात की गई है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, और हमें ये पता है कि हमारे कंट्री में एंशिएंट टाइम से ही पेड़ों को हर्ब्स के जैसे यूज़ किया जाता है, पेड़ों को स्पाइसेस के जैसे यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट आयुर्वेदा में लगभग 2000 प्लांट्स के बारे में बातचीत की गई है और उनमें से लगभग 500 प्लांट्स ऐसे हैं जिनको मेडिसिनल पर्पस के लिए रेगुलरली यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट ने लगभग 352 मेडिसिनल प्लांट्स की बातचीत की है, जिनमें से 52 क्रिटिकली थ्रेटेंड हैं और 49 एंडेंजर्ड हैं। ये जो वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियंस रेड लिस्ट है, इसमें उन स्पीशीज़ की बातचीत की जाती है जो कि खतरे में होती हैं, जिन पे ख़त्म होने का खतरा होता है, और ऐसे 352 मेडिसिनल प्लांट्स की बातचीत की गई है इस वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन रेड लिस्ट में। और इन 352 मेडिसिनल प्लांट्स में से 52 क्रिटिकली थ्रेटेंड हैं, मतलब कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, और 45 जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, मतलब उन पे भी खतरा है ख़त्म होने का। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं मेडिसिनल प्लांट्स के, जैसे शरपगंधा है। शरपगंधा जो है वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम में आता है, और ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। शरपगंधा ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम में आता है। 9th के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछा जा सकता है। शरपगंधा किसके काम आता है? ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम आता है। जामुन जो है वो जामुन विनेगर को प्रिपेयर करने के काम आता है, और ये जो जामुन है ये डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जामुन का यूज़ किया जाता है। अर्जुन जो है वो ईयर एक को, कान में जो दर्द होता है उसको ट्रीट करने के काम में आता है। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के काम में आता है। बबूल का पेड़ जो है, बबूल के पेड़ की जो पत्तियां हैं वो आँखों में जो जलन होती है उसको ट्रीट करने के काम में आता है, एक तरीके से टॉनिक का काम करता है। नीम अपने को पता ही है, एंटीबायोटिक के तौर पे, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे पुराने ज़माने के लोग नीम की पत्तियां सुबह सुबह चबाते थे, बिकॉज इसमें एंटीबायोटिक एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तुलसी आमतौर पे घरों में यूज़ की जाती है कफ और कोल्ड को सही करने के लिए। कचनार जो है वो अस्थमा को क्योर करने के लिए, अल्सर को क्योर करने के लिए काम में लिया जाता है, और जिन लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसके बर्ड्स को, वो इसके रूट्स को खाते हैं उस डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो, शरपगंधा जो है वो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के काम में आता है, और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है शरपगंधा। जामुन जो है उससे विनेगर बनाया जाता है, और इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जामुन को खाया जाता है। अर्जुन का जो पेड़ है उसकी लीफ से जो जूस निकलता है उससे ईयर एक, कान का दर्द सही किया जाता है, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। बबूल की जो पत्तियां हैं उनसे जो आँख में जलन होती है उसको ठीक किया जाता है, टॉनिक के तौर पे काम करता है बबूल की पत्तियां। नीम अपने को पता ही है, एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। तुलसी जो है वो कफ एंड कोल्ड को क्योर करने के काम में आती है, और कचनार अस्थमा, अल्सर और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करने के काम में आते हैं। और इसके साथ नेचुरल वेजिटेशन की बातचीत अपनी खत्म हो गई। फिर आगे बात की गई है वाइल्ड लाइफ के बारे में। वाइल्ड लाइफ की बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे। 30-35 मिनट का लेक्चर हो गया होगा, इनफ है इतना ही। इसको देखो ढंग से, वाइल्ड लाइफ बहुत ईजी है, अगले सेशन में फटाफट से कंप्लीट कर देंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, और जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।